हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव पर। तो प्यारे बच्चों, ये है लास्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेक्चर नंबर 7। दिस इज CFT। और इसके बाद अगर एक लेक्चर आया तो उसमें जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर आउट करा दूंगा। जो भी बीच में कोई रह गया होगा पॉइंट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स ले लूंगा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, या कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट लेक्चर है आपका CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। चलिए बेटा, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पता है कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे बहुत सारे। उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनके कलर किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, कोई ब्लू होता है, कोई ग्रीन है, क्यों है कॉम्प्लेक्स का कलर ऐसा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, क्यों स्टेबल ज़्यादा होता है कौन सा कंपाउंड, कौन स्टेबल कम होता है, कौन ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें। मतलब जो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ड्रॉबैक्स रह गए थे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हो गए ओवरकम। तो इसके भी तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उसके बाद वाली जो थ्योरी है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है LFT, लिगेंड्स फील्ड थ्योरी। तो फिलहाल आपको CFT तक ही करना है, ठीक है। वर्नर थ्योरी रह गई है, वो वर्नर थ्योरी छोटी सी है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो तो मैं अभी 1-2 लाइन बोल दूंगा तो जब क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक लेक्चर जरूर लाऊंगा बाद में रुक कर, ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जैसे सॉलिड के क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा इंट्रैक्शन होता है। तो क्रिस्टल्स में सॉलिड के क्रिस्टल्स में या आयनिक क्रिस्टल्स में कैटायन और एनायनिक इंट्रैक्शन होता है। मतलब वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इंट्रैक्शन होता है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यही मेन पॉइंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन इंट्रैक्शन नहीं माना जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने माना था। CFT ने लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के बिटवीन इंट्रैक्शन को आयनिक इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन को कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो बस फर्स्ट पॉइंट इसका यही है और यही इसका मेन पॉइंट है। CFT कंसीडर द इंट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन is purely ionic or electrostatic और इन्होंने नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम डोनेट करते हैं उनको इट कंसिडर्स पॉइंट चार्ज कंसिडर किया हुआ है। Ligands that approaches to the central metal atom as point charge कंसिडर किया। मतलब इनमें कौन सा इंट्रैक्शन है? कूलम्ब्स इंट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन। तो बस ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब देखो मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है 2 कॉम्प्लेक्सेस में। एक कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कॉम्प्लेक्सेस है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन आपके सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन बन जाता है, वो बन जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। वैसे मैं टेट्राहेड्रल का भी कराऊंगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसा होता है, उससे पहले मैं आपको एक बार डी ऑर्बिटल बता देता हूँ। डी ऑर्बिटल क्या है, क्योंकि अच्छे से फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होता है ना, जिसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में या जिसके साथ इंट्रैक्शन करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल है और उन्हीं के साथ इंट्रैक्शन होता है लिगेंड्स का। तो देखो ये 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। एक होता है DXY, एक होता है DYZ,
एक होता है dz(x), दो होते हैं dx² - y² एंड dz²। ये जो तीन है ये होता है इन बिटवीन द एक्सेस। इसमें जो लॉब्स होते हैं ना, देखो ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो यहाँ पर इन बिटवीन द एक्सेस है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का है इन बिटवीन द एक्सेस। इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का है इन बिटवीन द एक्सेस y एंड z के। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का है इन बिटवीन द एक्सेस। अब आप ध्यान से देखो dz² में, देखो dx² - y² में, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये है अलोंग द एक्सिस। तो ये कहां है, अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग है, तो देखो यहाँ तो दोनों एक्सिस के बिटवीन आ रहे हैं लोब्स, और यहाँ एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। इसी से ही चेंज हो जाएगी इनकी शेप्स वगैरह सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर dz², एक तो है z के अलोंग और दूसरा है पूरा का पूरा z एक्सिस के अराउंड रिंग की फॉर्म में। इसका नाम है डफ नट शेप या बेबी सूदर शेप। ठीक है, इस शेप का नाम है बेबी सूदर शेप। और ये जो शेप है चारों, इनको बोलते हैं डम्बल शेप या क्लोव लीफ शेप। क्लोव लीफ ऐसी होती है, क्लोव लीफ शेप या डबल डम्बल शेप, सॉरी डम्बल तो p ऑर्बिटल की होती है, डबल डम्बल शेप। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, अभी ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब देखो भाई मेरे पास ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये है मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब जो 6 लिगेंड्स है वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूं आपको अब क्लियरली। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। तो देखो ये है एक्स एक्सिस और एक लिगेंड यहाँ पर है, ये वाई एक्सिस एक लिगेंड यहाँ है, ये वाई एक्सिस एक यहाँ है, ये एक्स एक्सिस एक यहाँ है, ये जेड एक्सिस है, दो यहाँ पर है। तो ये एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। अब जब ये एक्सिस के अलोंग इसे अप्रोच करेंगे तो पता क्या होगा, रिपल्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इनमें रिपल्जन होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब जैसे वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, ये सेट मतलब डी ऑर्बिटल, ये वाला कौन कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो सेट में स्प्लिट हो जाएगा। इस सेट को बोलते हैं हम T2G ग्रुप या T2G सेट, इसे बोलते हैं EG। ये ट्रिपल डीजेनरेट है, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। ये डबल डीजेनरेट है, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। और जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है इन दो सेट में, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, कौन से, T2G एंड EG, ये टू ग्रुप्स, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से और DQ से करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बीच में है इसे बैरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसे हमने मान लिया यहाँ पर कि ये यहाँ पर एनर्जी 0 है, कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पर 0। तो अब यहाँ से ऊपर इसका कितना ज्यादा एनर्जी गैप है, ये है प्लस 0.6 और नीचे कितना है माइनस 2.5, सॉरी माइनस 0.4 या माइनस 2/5, ये प्लस 3/5। अब इससे CFSC वैल्यू निकालने के लिए आ जाते हैं कभी भी। तो CFSC वैल्यू कैसे निकालोगे, CFSC वैल्यू निकालोगे, CFSC इज इक्वल टू माइनस 0.4x, ये रहा माइनस 0.4, और x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G।
x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g, T2g में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। तो CFS से निकाल के मैं आगे दिखाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, when ligands approaches through along the axis, d orbitals maintains their degeneracy कुछ टाइम तक के लिए, short lived वो degeneracy को मेंटेन करके रखता है। but when ligands becomes close to the d orbital, जैसे ligands close आएंगे d orbital के, they splits into two groups due to repulsion, electron repulsion। two orbitals along the axis, जो दो ऑर्बिटल along the axis है, देखो ये जो तीन ऑर्बिटल है ये इन बिटवीन द एक्सिस थे, और ये जो दो हैं ये अलोंग द एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस में ज्यादा रिपल्जन होता है, ज्यादा रिपल्जन होने की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं तो क्या होगा वहां पर, ज्यादा रिपल्जन। टू ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस, ये वाले दोनों, एक्वायर्स हायर एनर्जी ड्यू टू ग्रेटर रिपल्जन। थ्री ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस एक्वायर्स लोअर एनर्जी ड्यू टू द लेस रिपल्जन, T2g। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब उसके बाद टेट्राहेड्रल में बताता हूं, बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा सा इसके चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखो यहां पर यह है सेंट्रल मेटल एटम, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, यह जेड एक्सिस। यहां पर जो लिगेंड्स हैं वो ना तो मतलब एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो सारे इन बिटवीन द एक्सिस है। तो देखो यहाँ पर जेड है, ये एक्स है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, यह वाई, यह एक्स इन बिटवीन द एक्सिस है, यह वाई और जेड ये भी इन बिटवीन द एक्सिस है। तो यहाँ पर रिपल्जन होता है कम। ठीक है, सो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स अप्रोचेस फ्रॉम इन बिटवीन द एक्सिस ड्यू टू द सेट ऑफ 3T2 एक्वायर्स हायर एनर्जी। अब जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनमें हायर एनर्जी हो जाएगी, उनमें रिपल्जन ज्यादा हो जाएगा, और सेट ऑफ 2 एक्वायर्स लोअर एनर्जी, तो उनमें अपोजिटली लोअर एनर्जी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है और इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, हायर एनर्जी, और ये लोअर एनर्जी वाले हो जाएंगे क्योंकि ये क्या थे, अलोंग द एक्सिस। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वहां पर देखो अब एनर्जी जो गैप है इसका, वहां पर नीचे था 0.4, ठीक है, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा प्लस 0.4, वहां पर ऊपर था 0.6, यहाँ पर नीचे आ जाएगा माइनस 0.6। नीचे वाले की माइनस में लेनी एनर्जी, ऊपर वाले की प्लस में लेनी एनर्जी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 0.6 x प्लस 0.4 y, और x क्या है, x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, Eg नहीं बोलते, इसे E बोलते हैं, नोट Eg, E, ठीक है, और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2। तो ये हो गई भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका जवाब आप देना, जो मैंने अभी ऊपर बताया था वो इसका जवाब है। रिलेशन बिटवीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डेल्टा, और मतलब ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल दोनों में क्या रिलेशन है, ये याद रखना, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ, दोनों की एनर्जी का रिलेशन है, ये दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। एक होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का अरेंजमेंट इन सच ए वे दैट दे स्प्लिट्स डी ऑर्बिटल। तो उनका डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने में क्या स्ट्रेंथ है उनकी, कोई ज्यादा स्प्लिट करता है, कोई कम स्प्लिट करता है। तो जो वीक फील्ड एजेंट होते हैं, तो देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा है हेलोजन्स, ये होता है वीक, आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। हेलोजन्स हो गए वीक, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे मिडिल वाले, और ये हो गए तुम्हारे स्ट्रॉन्ग। तो आप इन तीनों को याद कर लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट, वीक फील्ड एजेंट, और ये हो गए मिडिल वाले। ठीक है, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, वीक की तरह भी और स्ट्रॉन्ग की तरह भी।
तो देखो सबसे कम सबसे वीक कौन है, I माइनस, उससे ज्यादा Br माइनस, HCl माइनस। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर, द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। अब मैं कराता हूं आपको CFSC वैल्यू को कैलकुलेट करना। चलो भाई, ये चीज है सबसे मेन, इसी में ही करके दिखाऊंगा। एक बार इसे बना लो बेटा। एक बार बस इस डायग्राम को बना लो बस, और कुछ नहीं बनाना आपको, कुछ करना ही नहीं है। बस CFT लिखो हेडिंग और बस ये डायग्राम बना लो, और कुछ नहीं करना इस पूरी थ्योरी में, केवल ये डायग्राम। इसे बना लो फटाफट से। समझा तो मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हें अभी इसकी ये पता नहीं चली होगी कि एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है इसका। इसका यूज मैं बताता हूं। बन गया होगा डायग्राम तो। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये है मेरा डी ऑर्बिटल, वन टू थ्री फोर फाइव। तुम्हें पता है थोड़ी देर के लिए डीजेनरेसी मेंटेन करेगा ये, और फिर उसके बाद स्प्लिट हो जाएगा दो ग्रुप में। एक तो दो ग्रुप के सेट में, दो ऑर्बिटल के सेट में, और एक तीन वाले में। ठीक है। अब ये जो एनर्जी गैप है ये है -0.4 डेल ओ, और ये एनर्जी गैप है +0.6 डेल ओ। अब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ये दूसरा है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। कभी सोच रहे हो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये मैंने बता दिया कि ये यहाँ पर एक ऐसा और डी ऑर्बिटल है। ये मैं दो केस लेके चल रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और एक वीक का। तो ये है स्ट्रॉन्ग का, और ये जो बता रहा हूं मैं वीक का। देखो भाई, जब इसमें D1 होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो यहां से हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग भरना शुरू करना। 1 1 भर दिया। स्ट्रॉन्ग में भी वीक में भी बिल्कुल सेम। तो ये है T2G और ये है EG। फिर D2 आया, D2 में भी यहां 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी 1 आ जाएगा। फिर D3 में भी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 में और 3 में। तो D1, D2, D3 के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में CFSC की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि CFSC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -0.4 डेलो +0.6 डेलो। तो -0.4 डेलो कह रहा हूं मैं यार, x एंड y। -0.4 कितनी है, x की वैल्यू 3 +0.6 y की वैल्यू, इसमें तो अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 0। तो ये आ गया -1.2 डेलो। CFSC की वैल्यू आ गई D3 के लिए। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में सेम है। D1 के लिए भी सेम होगी, D2 के लिए भी सेम होगी, और D3 के लिए मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब D4 के लिए क्या होगा, अब ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली।
D4 के लिए क्या होगा? तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे d ऑर्बिटल में, तो वीक फील्ड लीजेंड में पता क्या होता है? वीक फील्ड लीजेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है और ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यहां पे होगा नो पेयरिंग, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी पेयरिंग करने के लिए, लिगेंड्स को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसकी पेयरिंग करने के लिए। तो वीक में पेयरिंग नहीं होती है, वीक में पेयरिंग नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग में क्या होगी? पेयरिंग टेक्स प्लेस, पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो अब आपको स्ट्रॉन्ग और वीक देखने और पेयरिंग कर देनी है। अब देखो यहां पर D4 हो गए ना, D4। तो जैसे ही D4 आएगा तो वीक में पेयरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, नो पेयरिंग। ग्रेटर पेयरिंग एनर्जी P है, पेयरिंग एनर्जी, P का मतलब पेयरिंग एनर्जी, तो नो पेयरिंग। पेयरिंग एनर्जी कम, पेयरिंग करनी है, तो स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग करनी है, वीक में पेयरिंग नहीं करनी है। तो देखो अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं करी आपने तो इसमें चला गया एक इलेक्ट्रॉन। तो वीक के केस में और स्ट्रॉन्ग के केस में CFSC की वैल्यू D4 के लिए अलग अलग हो जाएगी। तो D4 के लिए वीक के केस में हो जाएगी CFSC इक्वल टू -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1। तो -0.4 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा? -1.2 प्लस 0.6, तो ये आ जाएगा -0.6 दे लो। अब स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग के केस में तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग का केस कौन सा होता है? पेयरिंग एनर्जी लेस देन स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी ज्यादा है, अब पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग करनी है तुम्हें। तो यहाँ पे CFSC वैल्यू D4 के लिए क्या आ जाएगी? 1, 2, 3 के लिए सेम रहेगी, D4 के लिए CFSC क्या आ जाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी -0.4, चारों इलेक्ट्रॉन इसी में ही है, प्लस 0.6, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया, तो यह आ जाएगा -1.6। देखो अलग अलग वैल्यू आ गई ना D4 के लिए। D4 के लिए एक में आई है -0.6, एक में आई है -1.6। D5 के लिए क्या करोगे? अब आप अपने आप कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। D5 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 2। इसमें D5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 पेयरिंग हो रही है अभी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग करनी है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब पेयरिंग करनी है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब नो पेयरिंग। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा का मतलब है वीक फील्ड लीजेंड है, और पेयरिंग एनर्जी कम का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखनी है, y की वैल्यू 0। अगर यहाँ 6 हुआ D6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 होने के बाद यहाँ से फिर पेयरिंग शुरू हो जाएगी 6। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पेयरिंग ऐसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। 7 के लिए क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1, और यहाँ x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। तो ऐसे हम CFSC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, CFSC वैल्यू कैलकुलेट करो, या ये पूछ लेगा डेल्टा O ग्रेटर लेस देन P है, डेल्टा O ग्रेटर देन P है, तो बताओ कौन सा लीजेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो ये वीक फील्ड लीजेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और टेट्राहेड्रल में ही CFSC की वैल्यू आएगी आपके सिलेबस में, ऑक्टाहेड्रल की नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, तो CFT से यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन CFT से नहीं आएगा। एक ये क्वेश्चन आ सकता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, अच्छा डेल O की वैल्यू गिवन होगी, डेल T की पूछ लेगा, डेल T की गिवन होगी, डेल O की पूछ लेगा। एक ये क्वेश्चन आ सकता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्यों है। तो भाई इसका रीजन है सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट, या इसे बोल देते हैं बैक बॉन्डिंग,
और ये बात मैं बताऊंगा तुम्हें कल नेक्स्ट लेक्चर में, और वो छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होगा, और ख़त्म हो जाएगा टॉपिक कल। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ये मान के चलो ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। अगर टाइम मिला तो वो लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि उसमें से रेयरली ही कोई क्वेश्चन आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर भी मैं ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए उस लेक्चर को डालने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हुई हमारी ख़त्म। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सबसे पहले करा हमने IUPAC नेम, सॉरी कॉम्प्लेक्सेस, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंड्स, उसके बाद IUPAC नेम, फिर IUPAC नेम से फॉर्मूले, फिर आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद हमने करे इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वगैरह। अब आज करें हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्नर थ्योरी, ठीक है, और सिनर्जिक इफेक्ट। ये दो टॉपिक है जो थोड़े से आ सकते हैं, और स्टेबिलिटी भी आ सकती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल कांस्टेंट। तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो भी करके दिखा दूंगा। तो देखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।